तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 टर्की में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का किसी ड्रग को एक फॉइल पेपर में लपेट रहा होता है और फिर टेप से उन सभी ड्रग्स को अपने पेट के ऊपर चिपका लेता है। और यही हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है बिली। जिसके बाद हम बिली को एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ पर वो लाइन में खड़ा होता है, लेकिन वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा था। और यहाँ पर बिली अपनी गर्लफ्रेंड सूजन के साथ होता है। दरअसल ये दोनों टर्की में घूमने आए थे। अब यहाँ पर बिली सूजन से बोर्डिंग पास क्लियर करने के लिए कहता है और कहता है कि उसे कुछ काम है और वो अभी वापस आ जाएगा। और हम देखते हैं कि बिली बाथरूम में आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। जिसके बाद बिली बोर्डिंग गेट पार कर चेकिंग सेक्शन में आता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऑफिसर बिली का पासपोर्ट चेक करके उसके बैग को चेक करता है। उस ऑफिसर को बैग में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर वो बिली को उसका चश्मा उतारने को कहता है और थोड़ी देर उसकी आंखों में देखने के बाद वो उसे जाने के लिए कहता है और प्लेन तक जाने के लिए बस निकलने वाली होती है। लेकिन तभी बिली आकर सही समय पे उस बस में चढ़ जाता है। और इस समय अब बिली काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने सारी सिक्योरिटी पास करके वो सेफली ट्रक को अंदर ले आया है। अब अंदर हम देखते हैं कि सूजन एक अखबार पढ़ रही होती है जिसमें हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले टर्की में एक प्लेन हाईजैक हो गया था। और तभी यहाँ पर बिली आकर सूजन से मिलता है और दोनों ही काफी खुश होते हैं कि अब वो दोनों वापस से अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन तभी बिली को दिखाई देता है कि बस के बाहर और भी गार्ड्स मौजूद हैं और बस के रुकते ही एक गार्ड आकर टर्किश में कुछ कहता है, जिसे सुनकर बिली समझ जाता है कि उनकी एक बार फिर से चेकिंग होगी। और अब धीरे धीरे सभी बस से उतर जाते हैं और बिली यहाँ पर सूजन को भी बस से उतरने के लिए कहता है। तब सूजन उससे पूछती है कि वो आखिर इतना परेशान क्यों है। तब बिली झूठ बोलता है कि उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है और उससे चुपचाप प्लेन में जाने के लिए बोलता है। और सूजन के जाते ही बिली अपने पेट पे लगाया हुआ ड्रग को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड जाता है। तब बिली उससे कहता है कि वो अपना पासपोर्ट ढूंढ रहा था। और बस से बाहर आने के बाद बिली देखता है कि प्लेन से चढ़ने से पहले लोगों की चेकिंग हो रही है। जिसके बाद बिली यहाँ पर अपने बैग में कुछ सामान रखने की एक्टिंग करते हुए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसकी चेकिंग नहीं हुई थी। और फिर एक गार्ड उसे चेक करने लगता है और बिली के पेट पर हाथ लगाते ही उसे पता चल जाता है कि बिली को छुपा रहा है। और उसका शर्ट हटाते ही सभी वहाँ पर डर कर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिली के पास कोई बॉम्ब है। लेकिन फिर एक ऑफिसर देखता है कि उसके पास कोई बॉम्ब नहीं बल्कि किसी तरीके का एक ड्रग है। जिसके बाद वो गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और सूजन यहाँ पर उसे देखकर रो रही होती है, लेकिन बिली उसे वहीं से इशारा करता है कि वो यहाँ पर नीचे नहीं आए। अब यहाँ पर बिली को एयरपोर्ट के सिक्योरिटी रूम में लाते हैं और उसकी वहाँ पर अच्छी तरीके से चेकिंग करते हैं। और यहाँ पर गार्ड्स उसका बैग और उसके सभी सिगरेट के पैकेट फाड़ कर देख रहे होते हैं। और इसके बाद वो उसके बॉडी पर लगे हुए उस ड्रग को भी निकाल लेते हैं। और अब सब कुछ चेक करने के बाद वो गार्ड बिली के हाथ में वो ड्रग्स पकड़वा कर उसकी फोटो लेते हैं। और फोटो खिंचवाने के बाद बिली यहाँ पर अपने जूतों में से भी ड्रग निकालता है। अब ये देखकर वो ऑफिसर बाकी गार्ड्स को भी डांटने लगता है कि उन्होंने बिली को ढंग से चेक नहीं किया था। और बिली यहाँ पर सब कुछ बड़े ही आराम से देख रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर बिली को वहाँ पर नंगा खड़ा किया जाता है। अब कुछ समय बाद अमेरिकन एम्बेसी से एक ऑफिसर आकर बिली को कपड़े देता है। अब वो अमेरिकन ऑफिसर और बिली एक टर्की के ऑफिसर के सामने थे। तब यहाँ पर वो टर्की का ऑफिसर बिली से कहता है कि अगर वो उनके साथ कोऑपरेट करेगा तो वो उसे अगली फ्लाइट से अमेरिका वापस भिजवा देंगे। तब यहाँ पर ली उन्हें बताता है कि उसे वो ड्रग एक टैक्सी ड्राइवर ने दी थी और अगर वो उस टैक्सी ड्राइवर को फिर से देखेगा तो वो उसे पहचान लेगा। जिसके बाद यहाँ पर बिली उस ऑफिसर के साथ उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने निकलता है। तब यहाँ पर वो ऑफिसर बिली को बताता है कि उसकी किस्मत वाकई में काफी खराब है क्योंकि पिछले 2 दिनों में टर्की में 2 बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं। लेकिन बिली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसने कोई भी न्यूज़ नहीं पढ़ी। तब यहाँ पर बिली बताता है कि वो कोई ड्रग डीलर नहीं है, वो तो बस अपने दोस्तों के लिए वो हैश लेकर जा रहा था। तब वो ऑफिसर यहाँ पर उसे बताता है कि चाहे हैश हो या हीरोइन, टर्की वालों को कोई मतलब नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट को टर्की से बहुत ज्यादा ड्रग स्मगलिंग की खबर आ रही है और अब टर्की फॉरेनर्स को पकड़ के ये बताना चाहता है कि वो ड्रग्स के खिलाफ है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिली के मॉम डैड एक अच्छा परिवार सब कुछ है। और यहाँ पर बिली उस ऑफिसर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो वाकई में कोई ड्रग डीलर नहीं है, लेकिन उस ऑफिसर को बिली की बातों पे कोई भरोसा नहीं था। और उनके साथ वो टर्की के 2 ऑफिसर भी आए थे। जिसके बाद वो लोग एक बाजार में पहुंचते हैं जहाँ पर बिली एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो पहले उस टैक्सी ड्राइवर से मिला था। और यहाँ पर और भी फॉरेनर्स होते हैं
जिसके बाद वो ऑफिसर्स भी अंदर आकर बैठते हैं। अब वो वहाँ पर कुछ देर बैठते हैं कि तभी वहाँ पर बिली को वो टैक्सी ड्राइवर दिखाई देता है। तब यहाँ पर बिली उन दोनों ऑफिसर को इशारा करता है, जिसके बाद वो दोनों ही ऑफिसर जाकर उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ते हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर बिली वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो ऑफिसर बिली का पीछा करते हैं और वो समझ जाते हैं बस यहाँ से भागने के लिए बिली ने उन्हें भटकाया था। जिसके बाद यहाँ पर बिली भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है और बिली को यहाँ पर लग रहा था कि वो फाइनली बच गया। लेकिन तभी वहाँ पर वो एम्बेसी का ऑफिसर उसके ऊपर गन पॉइंट करता है, मतलब कि बिली एक बार फिर से पकड़ा गया। जिसके बाद यहाँ पर बिली को जेल में लाया जाता है और यहाँ पर सबसे पहले उसके बाल काटे जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हम बिली की आवाज सुनते हैं और वो कह रहा होता है, यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने मॉम डैड को एक लेटर लिखा और मैंने उस लेटर में उनसे माफी मांगी। और फिर यहाँ पर बिली को अपना सेल दिखाया जाता है और यहाँ पर उसका सेल वाकई में काफी गंदा था। जिसके बाद एक रिफ्की नाम का आदमी आकर उसे उस सेल में बंद कर देता है। तब यहाँ पर बिली उससे एक ब्लैंकेट मांगता है, क्योंकि आज यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड थी। लेकिन रिफ्की उसे ब्लैंकेट नहीं देता। अब बिली यहाँ पर उसके बेड पर बैठता है कि तभी वहाँ पर उसके बगल वाला कैदी उसे आवाज देता है। बिली का सेल खुला होता है और उसके सेल के बगल में ही काफी सारे ब्लैंकेट्स रखे होते हैं और वो कैदी उसके लिए भी एक ब्लैंकेट लाने को कहता है। अब यहाँ पर बिली अपने सेल से निकलकर वहां से ब्लैंकेट उठाता है और एक ब्लैंकेट उस कैदी को भी देता है। लेकिन फिर रात में रिफ्की आकर उसका ब्लैंकेट छीन लेता है। लेकिन ब्लैंकेट वापस ना देने पर रिफ्की उसे मारने लगता है। लेकिन फिर यहाँ पर बिली भी रिफ्की को पलट के मारने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर बिली को थोड़ी देर बाद एक बेसमेंट में लाया जाता है। जिसके बाद इस जेल का वार्डन हमीडो वहाँ पर आता है। तब बिली उसे समझाता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इसीलिए उसने ब्लैंकेट ले लिया। लेकिन यहाँ पर हमीडो उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है और फिर बिली को नंगा करके उल्टा लटकाया जाता है। और इतनी ठंड में वो हमीडो अपनी पूरी जान से बिली के पैरों में डंडा मार रहा होता है और एक डंडा पड़ने पर ही बिली बुरी तरीके से चीख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हमीडो का इतने से भी दिल नहीं बढ़ता। वो बिली को अधमरा होने तक मारता है। जिसके बाद वो बिली के बेहोश होने के बाद उसका रेप भी करता है। और इसके कुछ समय बाद बिली की नींद खुलती है, जहाँ पर उसके सामने दो फॉरेनर बैठे होते हैं। तब यहाँ पर बिली उठकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं पर गिर जाता है। तब वो दोनों फॉरेनर यहाँ पर बिली को उठाते हैं और उसे बताते हैं कि वो पिछले 2 दिनों से बेहोश था और वो उससे कहते हैं कि उसे थोड़ा बहुत चलते रहना होगा, वरना उसकी पैरों की सूजन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर वो बिली को जेल का कोर्टयार्ड दिखाता है और यहाँ पर इन दोनों फॉरेनर का नाम जिमी और एरिक होता है और तीनों यहाँ पर दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमें जेल का मैदान दिखाया जाता है, जिसमें सभी के सभी क्रिमिनल्स बैठे होते हैं और ये एक तरीके की क्रिमिनल की बस्ती होती है, जहाँ पर कुछ लोग कुश्ती कर रहे होते हैं तो कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, तो कोई वहाँ पर कुछ बेच रहा था और यहाँ तक कि कुत्ते बकरियां भी वहाँ पर होते हैं। जिसके बाद एरिक और जिमी बिली को सब कुछ दिखा रहे होते हैं और बिली देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे भी होते हैं। तब यहाँ पर एरिक उससे कहता है कि उन्हें कोई आम बच्चा मत समझना, ये बच्चे रेप मर्डर सब कुछ कर चुके हैं और ये सभी रिफ्की के चमचे हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये रिफ्की यहाँ का सप्लायर है। उसकी सजा तो काफी पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जेल में वो हर चीज बेचा करता है, यहाँ तक कि ड्रग्स भी। और साथ ही में वो जेल के गार्ड्स का खबरी भी है, इसीलिए बस उसे रिफ्की से बच के रहना होगा। तब यहाँ पर बिली उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो हैश के साथ एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। अब ये सुनते ही जिमी उसे बताता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि ये अमेरिका नहीं है। लेकिन एरिक का सोचना काफी अलग था और वो कहता है कि इस जगह पर कोई भी बेकसूर नहीं है और वैसे भी टर्की में कुछ भी हो सकता है, और अगर यहाँ पर उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर स्मगलिंग का आरोप लगाया तो तुम बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर पोजेशन का आरोप लगे तो तुम बच सकते हो और तुम बेल लेकर नकली पासपोर्ट बनाकर यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन जिमी को ये सब बकवास लगती है और उसे तो कानून से सख्त नफरत होती है। तब यहाँ पर एरिक बताता है कि जिमी को मस्जिद से 2 मोमबत्ती चुराने के चक्कर में पकड़ लिया गया और मस्जिद में चोरी करना टर्की में बहुत बड़ा जुर्म है। और वो बताता है कि रही मेरी बात तो मुझे भी तुम्हारी तरह ऐश के चक्कर में ही पकड़ा गया है। और वो कहता है कि यहाँ पर आधे से ज्यादा फॉरेनर्स ड्रग्स के चक्कर में पकड़े गए हैं। और यहाँ पर एरिक बताता है कि उसके पास से सिर्फ 100 ग्राम हैश मिली थी और इसके लिए उसे 12 साल की सजा हुई है। अब ये सुनकर बिली काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके पास से तो लगभग 1 किलो हैश मिला है। तब एरिक उससे कहता है कि अगर उसे यहाँ से बचना है तो उसे एक अच्छे लॉयर की जरूरत है और लॉयर के लिए मैक्स से मिलना होगा। और वो यहाँ पर उसे मैक्स के बारे में बताता है
कि मैक्स इंग्लैंड से है और वो पिछले 7 सालों से यहाँ पर जेल में है। जिसके बाद वो दोनों मैक्स से मिलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स एक बहुत बड़ा चर्सी था और उसके पास एक बिल्ली भी होती है। तब यहाँ पर एरिक मैक्स से एक लॉयर के बारे में पूछता है तो मैक्स यहाँ पर उन्हें बताता है कि टर्की में उन्हें कोई भी ढंग का लॉयर नहीं मिलेगा, यहाँ पर सभी लॉयर्स करप्ट हैं। और वो बताता है कि अपने शुरुआती दिनों में वो एक लॉयर को जानता था जिसने एक बहुत बड़े स्मगलर को बेल दिलवाई थी और जेल से बाहर निकलते ही वो स्मगलर गायब हो गया और उसने उस लॉयर को बहुत ज्यादा पैसे खिलाए थे और उस लॉयर का नाम येसेल है। और इससे ज्यादा मैक्स को उस लॉयर के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैक्स यहाँ पर बिली को सलाह देता है कि उसे किसी भी तरीके से इस जेल से जल्दी से निकलना होगा, या तो बेल करवा कर या तो फिर मिडनाइट एक्सप्रेस को पकड़ कर। अब उसे मिडनाइट एक्सप्रेस का तो कुछ समझ नहीं आता। तब मैक्स उसे बताता है कि मिडनाइट एक्सप्रेस का मतलब है कि उसे जेल से भागना होगा। अब इसके बाद एक दिन बिली के डैड उससे मिलने आते हैं और उन्हें देखकर बिली उनके गले लगता है और काफी ज्यादा रोने लगता है और वो उनसे सॉरी कहता है। तब उसके डैड उसे बताता है कि उसके बारे में जानकर उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और वो कहता है कि दरअसल लेटर मिलने से पहले ही सूजन ने उन्हें सब कुछ बता दिया था और वो कहता है कि सूजन भी यहाँ पर कुछ दिनों में आ जाएगी। लेकिन बिली अपने डैड से कहता है कि वो सूजन को यहाँ पर ना आने दे और यहाँ पर बिली के डैड उसके लिए एक सूट लेकर आए होते हैं क्योंकि जल्द ही उसका कोर्ट में ट्रायल होने वाला है। और यहाँ पर उनके यहाँ से एक स्टैनली नाम का ऑफिसर और येसेल नाम का लॉयर आया होता है और बिली से मिलकर येसेल उससे कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उनका केस एकदम सही जगह पर सही जज के अंडर है और सब कुछ अरेंज हो जाएगा। और बिली ने सुन रखा था कि बेल मिलने के बाद वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। तब उसके डैड भी कहता है कि उन्होंने इस बारे में भी सब कुछ पता कर लिया है लेकिन अभी टर्की और यूएसए के रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं और इसीलिए फिलहाल उन्हें कोर्ट से ही उसे छुड़ाना होगा। अब इसके बाद बिली और उसके डैड थोड़ी और बातें करते हैं। तब उसके डैड उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। तब बिली कहता है कि शायद पैसे के लिए। और बिली के डैड को पता था कि आजकल के बच्चे अल्कोहल ड्रग्स सब कुछ लेते हैं लेकिन इन ड्रग्स को स्मगल करना एक बेवकूफ़ी है। अब ये सुनकर बिली काफी ज्यादा शर्मिंदा था और वो अपने डैड से कहता है कि बस उसे इस जेल से बाहर निकलना है। तब उसके डैड उससे वादा करते हैं कि वो उसे जेल से बाहर निकाल कर रहेंगे और वो येसेल और स्टैनली के साथ इसी काम में लगे हुए हैं। जिसके बाद यहाँ पर बिली का कोर्ट ट्रायल होता है जहाँ पर सरकारी वकील बिली के ऊपर बहुत ही एग्रेसिव होकर एक्यूजेशंस लगा रहा होता है और उस वकील को देखकर बिली और उसके डैड दोनों ही घबराए होते हैं। हालांकि उन्हें वहाँ की भाषा भी समझ नहीं आ रही होती लेकिन येसेल उन्हें शांत रहने का इशारा करता है। अब जज थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता है। ब्रेक के समय पर येसेल बिली से कहता है कि वो प्रोसिक्यूटर की बातों को ज्यादा सीरियसली ना ले और वो कहता है कि उसने जज को बहुत से पैसे खिला दिए हैं और अब वो जज उनके साथ है। जिसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाद ब्रेक खत्म होता है और जज आकर अपना फैसला सुनाता है। लेकिन बिली और उसके डैड को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही लेकिन सरकारी वकील के एक्सप्रेशन से वो लोग समझ जाते हैं कि वो काफी ज्यादा नाराज है। जिसके बाद यहाँ पर येसेल बताता है कि बिली को 4 साल 2 महीनों की सजा हुई है और येसेल बताता है कि उसके हिसाब से ये उनकी बहुत बड़ी जीत है क्योंकि सरकारी वकील बिली को स्मगलिंग के केस में उम्र कैद की सजा दिलवाना चाहता था लेकिन बिली के ऊपर पॉसेशन का ही चार्ज लगा है। लेकिन 4 साल सुनकर भी बिली के पिता एकदम नाखुश होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर बिली को वापस ले जाते हैं और बिली यहाँ पर जेल में सूजन की फोटो देख रहा होता है और उसके बगल में ही बिली के डैड बैठे थे और वो उसे भरोसा दिला रहे होते हैं कि वो और येसेल उसी के केस में और भी काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जल्द ही दोनों देशों के बीच ये पॉलिटिकल मामला खत्म होगा और वो किसी तरीके से उसे यहाँ से निकाल कर रहेंगे। और वो यहाँ पर बिली के लिए काफी सामान भी लाए होते हैं लेकिन कुछ ही देर में उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वो उसी सामान को उठाकर फेंकने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और वो खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहे थे। जिसके बाद वहाँ पर हमीडो आता है क्योंकि अब बिली से मिलने का समय खत्म हो चुका था। अब जाते जाते बिली के डैड उससे कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ हैं। तब बिली भी उन्हें रोते हुए आई लव यू कहता है। जिसके बाद यहाँ पर गार्ड्स उसे ले जाते हैं लेकिन यहाँ पर बिली के डैड हमीडो को गुस्से में बहुत सी गालियां देते हैं और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बिली भी मान चुका होता है कि अब यही उसकी किस्मत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल बीत चुका होता है और अब बिली भी उस जेल के हालात में घुल मिल चुका है। अब एक समय बिली वॉलीबॉल खेल रहा होता है तब जिमी की एक आदमी से लड़ाई हो जाती है और टर्की में होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम है लेकिन फिर भी जेल में कई लोग ऐसा करते हैं और इस जेल के अंदर आप किसी के भी पेट के नीचे हमला कर सकते हैं। अब तभी वहाँ पर एक आदमी आकर जिसकी जिमी से लड़ाई हुई थी जिमी के पिछवाड़े पर हमला कर देता है। ये सुनने में तो काफी ज्यादा पागलपन लगेगा
लेकिन इस जेल के अंदर अब यही सच्चाई थी। अब एक दिन बिली जेरी और एरिक के साथ फोटो खिंचवाता है और फिर एक बार 4 बच्चों को मैदान में लेकर आया जाता है। दरअसल किसी एक नए बच्चे का किसी ने रेप कर दिया था और इसीलिए अब चारों बदमाश बच्चों को सजा होने वाली है। और यहाँ पर मैदान में उन बच्चों को लिटाया जाता है और उनके पैरों को एक डेस्क के ऊपर रखा जाता है और फिर अपने 2 बच्चों के साथ हमीडो वहाँ पर आता है और फिर उन बच्चों को मैदान के बीच में ही मारता है और बाकी सब कैदी उन्हीं को देख रहे होते हैं। अब एक दिन रिफ्की मैक्स को एक साबुन के अंदर ड्रग्स लाकर देता है, लेकिन ये ड्रग वो नहीं होता जिसके लिए मैक्स ने उसे पैसे दिए थे। और इस बात को लेकर रिफ्की और मैक्स की बहस हो जाती है। अब रिफ्की को ढंग से इंग्लिश नहीं आती, इसलिए रिफ्की की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर मैक्स और बिली को हंसी आने लगती है। तब उन दोनों को हंसते हुए देखकर रिफ्की मैक्स की बिल्ली को मारकर वहाँ से भगा देता है। अब इससे मैक्स और उसके बीच और भी बहस हो जाती है, जिसके बाद मैक्स अपनी बिल्ली को ढूंढने जाता है। तब बिली और रिफ्की की भी बहस होती है और रिफ्की वाकई में एक बहुत ही कमीना आदमी था जो कि उनसे पैसे लेकर भी उन्हें ठीक सामान नहीं देता था। अब इसके दूसरी तरफ मैक्स अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी बिल्ली दीवार पर चढ़ गई होती है। अब रात को सोते समय बिली को मैक्स की बिल्ली की चीखने की आवाज सुनाई देती है और सुबह उठकर सभी लोग किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान और दुखी दिखाई दे रहे थे। फिर मैक्स आकर देखता है कि उसकी बिल्ली को किसी ने बेरहमी से मारकर बल्ब से टांग दिया है और बिली को यहाँ पर पता था कि मैक्स ने उस बिल्ली को अपने बच्चे की तरह पाला है। फिर मैक्स अपनी बिल्ली को बड़े ही दुख के साथ वहाँ से नीचे उतारता है और उसे पकड़कर बहुत रोता है और रिफ्की भी एक ऑफिसर के साथ बैठकर ये सब देख रहा होता है। और मैक्स को इस तरीके से रोते हुए देखकर उसे बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि रिफ्की ने मैक्स की बिल्ली को मारा होता है। अब सोच सकते हो कि ये रिफ्की कितना ज्यादा कमीना था। अब इस तरीके से 1 साल और बीत जाता है और 1972 में ये सिर्फ एक बार फिर से बिली से मिलने आता है और वो बिली को बता रहा था कि अमेरिकन एम्बेसी में एक नया एम्बेसडर आया है और वो उसके केस को देख भी रहा है और साथ ही में उसे बाहर निकालने का उसके पास एक और रास्ता भी है और वो सही ऑफिसर्स को पैसे खिलाकर उसके केस की फाइल गायब भी करवा सकते हैं। और जब उसका केस हाई कोर्ट में जाएगा तो उसका केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन इस काम में उसके काफी ज्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन बिली यहाँ पर समझ जाता है कि मैक्स ने उससे कहा था कि सभी लॉयर्स करप्ट होते हैं और बस येसिल भी उससे पैसे निकलवाने के लिए बहाने बना रहा है। अब कुछ दिनों बाद जिमी हॉस्पिटल से वापस आता है और उसके पास अपने हाथ से बनाया हुआ जेल का ब्लूप्रिंट होता है और वो बताता है कि हॉस्पिटल में उसे एक जर्मन आर्किटेक्ट मिला और दरअसल इस जेल के लोग उससे इस जेल की मरम्मत करवा रहे हैं और जिमी ने उसे कुछ पैसे खिलाकर उससे इस जेल का ब्लूप्रिंट ले लिया। और अब जेल से भागने के लिए बिली को 2 रास्ते दिख रहे थे, पहला छत से होकर और दूसरा रास्ता है जेल के नीचे से। अब वो कहता है कि छत से ऊपर से भागना तो बहुत ही रिस्की है, तो हमें जेल के नीचे से जाना होगा। अब सभी को लगता है कि जिमी जेल के नीचे सुरंग खोदने की बात कर रहा है, लेकिन जिमी बताता है कि इस जेल के नीचे पहले से ही एक सुरंग खुद चुकी है। दरअसल इस जेल के नीचे पहले हथियार रखे जाते थे और ये सुरंगें यहाँ पर पहले से ही बनी हुई हैं। और उस जर्मन आर्किटेक्ट ने बताया है कि इस जेल के अंदर बहुत सी शाफ्ट बनी हुई हैं जिससे कि वो तहखाने तक पहुँच सकते हैं और ऐसी एक शाफ्ट बाथरूम में भी बनी हुई है। लेकिन इस प्लान में उन तीनों को साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन मैक्स यहाँ पर जिमी की बातों का मजाक उड़ाने लगता है और बिली भी कुछ साफ जवाब नहीं देता, जिसके बाद अगले दिन जिमी उन दोनों को आकर बताता है कि वो जर्मन आर्किटेक्ट सही बता रहा था और उसने देखा है कि यहाँ की दीवारों में जरा सा भी स्टील नहीं है और अंडरग्राउंड सीवेज की वजह से यहाँ की दीवारें काफी ज्यादा नरम हो चुकी हैं और उन्हें बस स्क्रू ड्राइवर से सीमेंट को खुरचना होगा और वो पत्थर निकल जाएंगे और उन्हें इस काम में ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों का समय लगेगा और उन सुरंग के जरिए वो दोनों बहुत जल्द बहुत दूर निकल सकते हैं। लेकिन मैक्स अभी भी जिमी का मजाक बनाता है। तब बिली भी यहाँ पर उससे मना कर देता है कि उसके पास अब 20 ही महीने बचे हैं और अगर वो इस बीच पकड़ा गया तो उसकी सजा और भी बढ़ जाएगी। लेकिन सुरंग तक जाना एक आदमी का काम नहीं था, तो इसलिए फिर जिमी अकेले ही छत से भागने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर अगले सीन में हमें जिमी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो भागते हुए पकड़ा गया था, इसीलिए हमीडो उसे बुरी तरीके से पीटता है। फिर इसके बाद बिली सुजैन को लेटर लिख के बताता है कि जिमी को इतना मारा गया कि उसे हर्निया हो गया और ऑपरेशन में उसकी एक टेस्टिकल को निकाल दिया गया। अब यहाँ पर जिमी हॉस्पिटल से वापस आता है और वो यहाँ पर बिली को बता रहा होता है कि यहाँ से भागने का एक और रास्ता भी है और वो बताता है कि वो जहाँ पर एडमिट था
उस वार्ड के पास सिर्फ एक ही गार्ड रहता है और बिली उसकी बातें सुन रहा होता है कि तभी एक गार्ड आकर उसे बताता है कि स्टैनली नाम का आदमी उससे मिलने आया है। और ये सुनकर बिली बहुत ही खुश होता है। उसे लगता है कि उसके 53 दिन माफ कर दिए गए और वो भागता हुआ स्टैनली से मिलने जाता है। लेकिन स्टैनली बहुत ही उदास बैठा था। तब बिली उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तब यहाँ पर स्टैनली उससे कहता है कि उसके पास उसके लिए एक बुरी खबर है। तब पहले तो बिली को लगता है कि उसके मॉम डैड को कुछ हुआ है, लेकिन फिर स्टैनली उसे बताता है कि वो सरकारी वकील उसके केस को हाई कोर्ट में ले गया और उसने तुम्हारे खिलाफ पॉजिशन के चार्ज को हटाकर तुम्हारे ऊपर स्मगलिंग के चार्जेस लगाए हैं और कोर्ट ने उसकी अपील को मान भी लिया है। और उस दिन हाई कोर्ट में 35 जजों के बीच तुम्हें 35 सालों की सजा सुना दी गई है और वो दरअसल सबके सामने तुम्हें एक मिसाल बनाना चाहते हैं। अब ये सब सुनकर बिली को शौक लग गया होता है और वो गुस्से में आकर अपना आपा खो देता है। तब गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। तब यहाँ पर बिली को कोर्ट में पेश किया जाता है। तब यहाँ पर बिली काफी रोता है और वो जज यशर और सभी को गालियां देता है और कहता है कि हाँ उसने गलती की थी और उसकी सजा उसे मिल चुकी है। लेकिन जज उससे कहता है कि हाई कोर्ट की वजह से अब वो मजबूर है। जिसके बाद यहाँ पर बिली को 30 साल और जेल में रहना होगा, जिसके बाद उसे वापस जेल लाया गया। लेकिन अब बिली मैक्स और जिमी के साथ यहाँ से भागने की प्लानिंग करता है और तीनों ही उन बाथरूम की दीवारों में उस शाफ्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाथरूम के बगल में ही रिफ्की भी सो रहा होता है और ये तीनों किसी तरीके से उससे बचकर शाफ्ट को ढूंढ रहे थे। तब थोड़ी देर बाद बिली को वो शाफ्ट मिल जाता है। तब वो तीनों कान लगाकर उसकी आवाज सुनते हैं और वो समझ जाते हैं कि उस दीवार के पीछे यहाँ से भागने का रास्ता है। और ये जानकर वो तीनों ही काफी खुश होते हैं और वो देखते हैं कि उस दीवार के ऊपर लगा हुआ सीमेंट भी काफी नरम होता है। तब यहाँ पर बिली मैक्स को रिफ्की का स्क्रू ड्राइवर लाने को कहता है। तब मैक्स चुपचाप जाकर रिफ्की का स्क्रू ड्राइवर लेकर आता है और फिर इस तरीके से बिली उस दीवार को खुरच रहा था और दीवार के नरम होने की वजह से वो सीमेंट बड़े ही आसानी से निकल रहा था। और वो यहाँ पर 2 पत्थरों को निकालने की कोशिश करने लगते हैं और मैक्स बाहर नजर रखा होता है। जिसके बाद थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो दोनों ही पत्थर ढीले हो जाते हैं और फिर जिमी और बिली मिलकर उन दोनों ही पत्थर को निकाल लेते हैं। और वो देखते हैं कि दीवार के सीधे पीछे एक शाफ्ट होती है जो कि सीधी सुरंग में जाती है। अब जिमी को तो यहाँ पर तुरंत ही जेल से भागना था, लेकिन बिली उससे मना कर देता है क्योंकि अभी उनके लिए बहुत ही देर हो चुकी है और उन्होंने अपने लिए कोई भी तैयारी नहीं की। इसलिए वो कहता है कि हम पूरी तैयारी के साथ कल भागेंगे। जिसके बाद वो दोनों ही उन पत्थरों को वापस रख देते हैं और उन्होंने उन पत्थरों के ऊपर गीली मिट्टी को चिपका दिया होता है, इसलिए रिफ्की की ज्यादा दीवार के ऊपर नजर भी नहीं जाती। जिसके बाद यहाँ पर वो तीनों ही रात को तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो सुबह तक वापस आ जाएंगे। और उनके पास बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों के ही टाइम टेबल होते हैं। जिसके बाद वो तीनों ही उस शाफ्ट से उस सुरंग में आते हैं, लेकिन वहां से नीचे उतरना आसान नहीं होता और मैक्स तो गिरते गिरते ही बचता है। लेकिन फिर भी वो तीनों जैसे तैसे नीचे टनल में आ जाते हैं और टनल में थोड़ा आगे बढ़ने पर वो एक खुली जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन उसके आगे रास्ता बंद होता है। अब ये देखकर बिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब सुबह होने वाली थी और अब इसीलिए उन्हें वापस जाना होगा और उन पत्थरों को वापस से सील करना होगा। और वो कहते हैं कि अब उन्हें 8 दिन यहाँ पर आना होगा जब तक उन्हें कोई रास्ता मिल नहीं जाता। लेकिन तभी अगले दिन रिफ्की को उन पत्थरों के बीच वो रास्ता मिल जाता है और वो गार्ड्स को खबर कर देता है और गार्ड्स के साथ हमीडो भी आकर उस शाफ्ट को देखता है और उसके सामने यहाँ पर रिफ्की चापलूसी करने लग जाता है। और यहाँ पर बाथरूम में काफी सारे कैदी खड़े होते हैं और उन सब में से हमीडो का शक तो जिमी के ऊपर ही जाता है। जिसके बाद गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं और जिमी यहाँ पर बहुत ही चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तब मैक्स रिफ्की को बहुत ही गालियां देता है, लेकिन रिफ्की तो हमीडो को बुलाने की धमकी दे रहा था। तब बिली मैक्स को समझा बुझा कर ले जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स नशे में रिफ्की को मारने की बात कर रहा था। तब बिली उसे समझाता है और उससे कहता है कि अगर रिफ्की को चोट पहुंचानी है तो उसका पैसा चुरा लो। जब उसकी जिंदगी भर की कमाई चोरी होगी तब उसे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि रिफ्की अपनी कमाई कहाँ पर छुपाता है, लेकिन मैक्स कहता है कि उसे पता है और मैक्स यहाँ पर बताता है उसका पैसा उसके रेडियो में है और इसीलिए वो कभी भी अपने रेडियो को प्ले नहीं करता। अब अगले दिन अपने खाली रेडियो को देखकर रिफ्की के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही गार्ड्स को बुलाता है और गार्ड्स उस जगह की चेकिंग करने लग जाते हैं। लेकिन एक गार्ड को रिफ्की के आधे पैसे पानी में मिलते हैं और आधे पैसे किसी ने जला दिए होते हैं और अब रिफ्की कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब इस बात से तो जेल के बाकी कैदी भी काफी खुश थे क्योंकि अब जल्दी रिफ्की बाहर जाएगा और बाहर ना तो कोई उसका दोस्त है और ना ही उसके पास अब पैसे बचे हैं
और बाहर उसने काफी सारे दुश्मन बना लिए हैं और उन्हीं में से कोई ना कोई तो उसे मार देगा। अब यहाँ पर बिली मैक्स को आकर बताता है कि जिमी का हड्डियां वापस से फट गया और अब उसे शहर के हॉस्पिटल में भेजा गया है, लेकिन अभी तक उसने अपना मुंह नहीं खोला। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिफ्की सूट पहनकर आता है क्योंकि अब वो उस जेल से जाने वाला था, लेकिन तभी गार्ड्स भी चेकिंग करने आते हैं और वो बारी बारी सभी की चेकिंग कर रहे होते हैं। तब रिफ्की के पास हैश मिलता है। अब पकड़े जाने के डर से रिफ्की झूठ बोलता है कि ये ड्रग्स तो मैक्स उसे बेचता है। अब सबको पता होता है कि ये तो झूठ है, लेकिन रिफ्की ने ये जानबूझकर किया था ताकि मैक्स के लिए उसकी खुन्नस पूरी हो जाए। अब हमीडो के गार्ड्स मैक्स को ले जाने लगते हैं तो बिली यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि वो मैक्स को ले जाकर बहुत ही मारेंगे। और यहाँ पर रिफ्की मैक्स को ले जाने पर बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन अब इस सबसे बिली का सब्र टूट चुका है और वो यहाँ पर तुरंत ही रिफ्की के ऊपर हमला कर देता है। तब यहाँ पर एक कैदी वहाँ का गेट भी बंद कर देता है ताकि कोई भी गार्ड रिफ्की को बचाने ना आ पाए। और यहाँ पर बिली रिफ्की को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है और वो गुस्से में पागल हो चुका होता है। अब यहाँ पर रिफ्की उससे बचने की कोशिश में बेसिन के नीचे घुसता है, लेकिन बिली तो पगला चुका था, वो उस पूरे बेसन को ही तोड़ देता है। अब यहाँ पर रिफ्की अपनी जान बचाकर सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर बिली अपने दांतों से उसकी जबान काट देता है और अब इन सब की वजह से बिली का मानसिक संतुलन भी हिल चुका होता है, जिसके बाद जेल के गार्ड्स उसे पकड़कर कहीं पर ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि 7 महीने बीत जाते हैं और अब बिली को हम सेक्शन 13 में देखते हैं और यहाँ पर उन कैदियों को रखा जाता है जो कि किसी वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब तभी वहाँ पर मैक्स भागते हुए आता है क्योंकि यहाँ पर मैक्स भी पिटाई की वजह से पागल हो चुका है। तब हमीडो आकर अपने गार्ड्स के साथ उसे पकड़ता है और उसके हाथ बांध देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिली भी वहाँ पर बैठा होता है और वो मैक्स को भी अनदेखा करके चला जाता है। अब अगले दिन सभी को मारकर उठाया जाता है। तब बिली को देखकर लगता है कि वो सच में पागल हो चुका है, जिसके बाद बिली को बाहर लेकर आया जाता है। दरअसल उससे मिलने के लिए सुजैन आई होती है। तब बिली की ऐसी हालत देखकर सुजैन वहाँ पर रोने लगती है और बिली ने उसे पहचान लिया था और सुजैन यहाँ पर उसे बताती है कि उसकी फैमिली ठीक है, लेकिन बिली तो यहाँ पर उसे देखकर रोते जा रहा था जैसे कि वो हिम्मत ही हार चुका हो। लेकिन सुजैन को देखकर बिली को होश आ गया था क्योंकि वो अभी भी सुजैन से बहुत प्यार करता है। और यहाँ पर सुजैन बिली के लिए एल्बम लेकर आई होती है जिसमें उसकी सारी फैमिली की फोटोज होती हैं और वो इशारों में बताती है कि उस बुक के कवर में कुछ है और वो इशारे में उसे फ्रैंकलिन नाम के आदमी के बारे में बताती है जो कि अभी ग्रीस में है और उन्होंने एक टिकट खरीद कर रखी हुई है और उसे किसी तरीके से यहाँ से निकलकर उस तक पहुँचना होगा। और सुजैन के जाने पर बिली काफी रोता है, लेकिन सुजैन यहाँ पर उसे हिम्मत देती है कि उसे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुका तो वो बच नहीं पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर बिली उस पागल थाने में वापस आता है जहाँ पर वो समझ चुका होता है कि वो एक पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और अब उसे पूरी तरीके से होश आ चुका था। और एक पागल जो उसे हमेशा परेशान करता था वो उसे भी भगा देता है। फिर इसके बाद उसे दवाई दी जाती है, लेकिन बिली उसे नहीं खाता बल्कि किसी दूसरे पागल को दे देता है। जिसके बाद वो सुजैन की बुक लेकर बाथरूम में आता है और वो देखता है कि बुक के कवर के पीछे कुछ पैसे रखे होते हैं। फिर बिली उन पैसों को अपने जूते में फंसाता है और वहाँ पर वो देखता है कि मैक्स भी उसी एक जगह पर पड़ा होता है। और फिर बिली एक आखिरी बार उससे मिलता है और उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर बिली गेट के पास आता है तो गार्ड्स वहाँ पर उसे जाने नहीं दे रहे थे। फिर बिली उनसे कहता है कि बस उसे एक बार हमीडो से मिलना है और इतने साल यहाँ पर रहने की वजह से उसे भी टर्किश लैंग्वेज आ चुकी थी। तब गार्ड्स उसे हंसते हुए जाने देते हैं। तब वहाँ पर हमीडो आता है। तब बिली उसे पैसे दिखाकर कहता है कि उसे एक बार सैडोटोरियम में जाना है। तब बिली मान जाता है और उससे पैसे ले लेता है, लेकिन बाहर आकर हमीडो कहीं और ही ले जा रहा था। तो ये देखकर बाकी गार्ड्स वहाँ पर हंसने लगते हैं। तब हमीडो यहाँ पर उसे एक कमरे में लेकर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे कपड़े रखे होते हैं और वहाँ पर लाकर हमीडो बिली को बहुत मारता है। और यहाँ पर वो बिली को मारकर उसका रेप करने वाला था और वो जैसे ही अपना पैंट निकालने लगता है तभी बिली उसे एक जोर का धक्का देता है, लेकिन दीवार पर एक कुंदा लगा हुआ था जिससे टकराकर हमीडो की वहाँ पर जान चली जाती है। और वहाँ पर बिली देखता है कि बगल में हमीडो की गन लटकी होती है। तब बिली उस गन से हमीडो को शूट करने आता है और बिली का यहाँ पर उसे शूट करने का तो बहुत मन था, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि गन शॉट की आवाज से सभी गार्ड्स वहाँ पर आ जाते। अब इसके बाद कुछ देर बाद बिली गार्ड के कपड़े पहनकर बाहर आता है और धीरे धीरे मेन गेट की तरफ जाने लगता है। और मेन गेट के पास एक गार्ड होता है, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान कहीं और होता है, इसीलिए बिली धीरे धीरे
सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लेकिन थोड़ा नीचे उतरते ही वो गार्ड बिली को आवाज देता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा अंधेरा था, इसीलिए वो बिली का चेहरा नहीं देख पाता, बल्कि उल्टा उसे गेट की चाबी फेंक कर देता है और वापस से चला जाता है। और बिली उस चाबी को लेकर उस गेट को खोल लेता है और आखिरकार वो उस गेट से बाहर आता है और इतने सालों में वो पहली बार आजादी से बाहर आता है। और बिली वहाँ पर चिल्लाकर दौड़ना चाहता था, लेकिन तभी सामने से एक पुलिस की कार आती है। तब बिली उनके सामने बिल्कुल ही नॉर्मल रहने की कोशिश करता है और इस बार उसकी किस्मत भी साथ देती है और वो कार आगे बढ़ जाती है। तब बिली यहाँ पर खुशी से भागने लग जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और लास्ट में हमें बताया जाता है कि 4 अक्टूबर 1975 को बिली फाइनली ग्रीस की बॉर्डर को पार कर देता है और फिर 3 हफ्तों बाद वो अमेरिका पहुंच गया और उसके मॉम, डैड और सुजैन उससे मिलकर बहुत ही खुश हुए।